Good morning, students. Welcome. So, students, this is the fourth part of chapter 11, Force and Pressure of your science book. And today we are going to start from the part non contact forces. In the last part, that is part 3, we covered till the portion friction. तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा वो सब क्या कंटेंट कवर करा है. We read about what is a force. So force is a push or a pull of an object. Then we read about what a force can do. Force can change the shape of an object. It can even change the state of motion, means it can bring a stationary object to motion, or a object which is in motion, it can bring it to the rest position or stationary position, can be, we can say this. And then इन द थर्ड पार्ट वी रेड कॉन्टैक्ट फोर्सेस. कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर ही हमने ये फ्रिक्शन का पार्ट भी पढ़ा था. एंड कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला फोर्स हमने क्या पढ़ा था? मस्कुलर फोर्स. कॉन्टैक्ट मीन्स जब एक बॉडी दूसरी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में होती है तब जाकर ही उस पर फोर्स लगता है. मीन्स इट शुड टच द अदर बॉडी टू अप्लाई द फोर्स. वो होता है कॉन्टैक्ट फोर्स. इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द अदर बॉडी. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एज द नेम सजेस्ट, जैसे हमको नाम से पता कि चैप्टर इस वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, कोई ऐसा फोर्स अप्लाई करते होता है बट उसमें टू ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट नहीं होता, आपस में टच नहीं करते. तो सबसे पहला इसमें है पार्ट मैग्नेटिक फोर्स. सबसे पहला पार्ट क्या है, यहाँ सबसे पहला फोर्स कौन सा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इसमें जो लिखा है, इट इज़ मैग्नेटिक फोर्स. तो ये मैग्नेटिक फोर्स समझाया गया है आपको इस एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 11.6. लेट्स रीड दिस. टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स. आप दो बार मैग्नेट्स ले लीजिए. अ पेयर मीन्स दो बार मैग्नेट्स. ओके, ये होते हैं बार मैग्नेट्स रेक्टेंगुलर शेप के. ये क्या हैं? ये बार मैग्नेट्स हैं. तो आप दो पेयर ले लीजिए. ये तो दूसरा एग्जाम्पल है. फर्स्ट एग्जाम्पल जैसे कि ये अपने एक लिया और ये दूसरा, इस तरीके से आपको दो लेने हैं. प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट्स ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल्स और वुडन रोलर्स as shown in the figure 11.10. Now bring one end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens. तो क्या बोला है हमें यहाँ पर कि हमको दो बार मैग्नेट्स लेने हैं. इस तरीके से मैग्नेट्स आपको लेने हैं. एक 3 पेंसिल्स ले लीजिए आप नीचे से, जैसे ली हुई हैं. पेंसिल्स नहीं हो तो कोई भी ऐसी रोलर सी चीज़ जो रोल हो जाए, सिलेंड्रिकल शेप की हमें ले लेनी है नीचे बेस बनाने के लिए. उसके ऊपर इन 3 पेंसिल्स के ऊपर हमने ये बार मैग्नेट रख दिया है. दूसरा बार मैग्नेट हमारे हाथ में होगा. अब हम क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि मैग्नेट के दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ. ठीक, क्लियर. तो एक जो क्या होता है, सपोज करिए ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है, ब्लू वाला. तो जब हम हमारे हाथ में जो मैग्नेट होगा, जो बार मैग्नेट हमारे हाथ में होगा, हम उसका दूसरा साइड मीन्स ये नॉर्थ के आगे हम अपने हाथ में जो मैग्नेट होगा उस मैग्नेट का साउथ पोल इसके कांटेक्ट में लाने की कोशिश करेंगे, बट उसको टच नहीं करेंगे, दूर से. आपको पता है मैग्नेट में कैसी प्रॉपर्टी होती है, उसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है. किसी भी आयरन के ऑब्जेक्ट को या फिर दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, बट ओनली इन केस अगर उसका ऑपोजिट साइड हो. मतलब कि ये आपके दो बार मैग्नेट्स हैं, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल एंड ये दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल. अगर ये थोड़ी सी मैं इतनी ही डिस्टेंस पे रखती हूँ तो ये वाला ये आपस में मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये आकर क्लोज होकर ये कांटेक्ट में आ जाएंगे. फाइन. बट इफ़ इन केस इन दो बार मैग्नेट्स का इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है एंड दूसरे वाले का मैंने साउथ पोल आगे रखा है, नॉर्थ पोल पीछे रखा है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में रिपल्शन होगा. रिपल्शन मीन्स एक दूसरे से दूर जाएंगे, अट्रैक्ट नहीं होगा मैग्नेट. ये आप दूसरे केस में देख सकते हो. पहले केस में तो अनलाइक पोल्स सामने हैं. अनलाइक मतलब कि नॉर्थ के आगे साउथ के आगे नॉर्थ है, नॉर्थ के आगे साउथ है, ये मान सकते हो. तो इस केस में इसलिए थोड़े पास आ रहे हैं दोनों मैग्नेट्स. फाइन. लेकिन दूसरे वाले में देखिए क्या हो रहा है, दोनों ही लाइक पोल्स साथ में हैं, दोनों ही लाइक पोल्स सामने हैं. जैसे ये ब्लू, इसका पोर्शन इसका भी ब्लू, तो अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इस केस में. आप इसमें पोजीशन देखिए मैग्नेट की, वो धीरे धीरे हमें दूर जाता हुआ दिख रहा है. थोड़ा थोड़ा देखिए पेंसिल से हमें पीछे की तरफ स्लाइड होता हुआ दिख रहा है इस केस में. मतलब क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं.
बट इस केस में आपने क्या ये नोटिस करा कि हमारे हाथ का या किसी भी ऑब्जेक्ट से हम उसे पुश या पुल नहीं कर रहे, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं होता। बस ये प्रॉपर्टी है जो मैग्नेट की, जिसकी वजह से वो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है ऊपर वाले केस में, बिकॉज आमने सामने अनलाइक पोल्स हैं। दूसरे एग्जाम्पल में ये रिपेल कर रहा है, मीन्स दूर हो रहा है, क्योंकि सेकेंड वाले पोजिशन में क्या है, दोनों लाइक पोल सामने हैं। लाइक पोल्स क्या होते हैं मैग्नेट की, आपने प्रॉपर्टी पढ़ी भी है कुछ अपनी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में, कि लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर whereas unlike poles of the magnet attract each other. Let's read. We were here. Next, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers. ये मैंने आपको बता दिया कि नेक्स्ट हमको क्या करना है, लाइक पोल्स को सामने लेकर आना है। हमको देखना है दैट नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। दूसरा मैग्नेट मैं जैसे ही उसके पास लाती जाऊंगी, जितना पास लाती जाऊंगी ये मैग्नेट उतना ही दूर जाता जाएगा। फाइन। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, ऑब्जर्व करें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द टू मैग्नेट्स, जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो ये पढ़ते हैं नॉन मैग्नेटिक फोर्स के बारे में क्या लिखा है। डज द मैग्नेट ऑन द रोलर बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। ये ऑब्वियसली रीज़न है, जो दूसरा मैग्नेट रखा हुआ है, जो मैग्नेट पेंसिल्स के ऊपर रखा हुआ था या रोलर्स के ऊपर रखा हुआ था, उसके सामने जब मैं एक मेरे हाथ में जो मैग्नेट है वो मैं लेकर आ रही हूँ, तो ये वाले मैग्नेट में मोशन आ रहा है, चाहे भले ही अट्रैक्शन का मोशन हो या रिपल्शन का मोशन हो, बट देयर इज अ मोशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एन अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। तो क्या वो हमेशा दूसरे मैग्नेट के डायरेक्शन में ही जाता है, अट्रैक्ट ही करता है। तो हमने क्या सीखा, नहीं। ऑब्जर्वेशन से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होता है, what do these observations suggest? Does it mean that same force must be acting between the two magnets? You have learnt in class 6 that like poles of the magnets repel each other and unlike poles attract each other. क्लास 6 में आपने पढ़ चुके हो पहले ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी, कि अगर हम दो मैग्नेट्स के सेम जो पोल्स हैं, लाइक पोल्स को सामने रखते हैं, तो वो मैग्नेट क्या होता है, रिपेल होता है, दूर होता है एक दूसरे से। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स एक दूसरे के सामने होंगे, जो कि एक जैसे नहीं, अनलाइक मतलब क्या, नॉर्थ से साउथ अट्रैक्ट करता है, वेरस नॉर्थ से नॉर्थ या साउथ से साउथ पोल रिपेल करता है। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। तो इसको हम क्या देख सकते हैं, अट्रैक्शन या रिपल्शन को अट्रैक्ट कर रहा है, मीन्स ऑब्जेक्ट, ये मैग्नेट एक दूसरे को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ, और लाइक पोल्स के केस में क्या हो रहा है, पुश कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से। Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? क्या आपको एक दूसरे से मैग्नेट को टच करना पड़ रहा है ये ऑब्जर्व करने के लिए? नहीं। आप जैसे ही थोड़ी दूरी पर रख रहे हैं, टच भी नहीं कर रहे, उस सामने वाले मैग्नेट में या आपके वाले मैग्नेट में मोशन यू कैन ऑब्जर्व, उसमें चेंज आ रहा है। तो मतलब कि कोई भी कॉन्टैक्ट से तो नहीं आ रहा, आपको उसको टच तो नहीं करना पड़ रहा। तो इस केस में हमने क्या ऑब्जर्व करा कि मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। मैग्नेट के पास प्रॉपर्टी है कि वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगा सकता है विदाउट हैविंग एनी कॉन्टैक्ट विद इट। देयरफॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अंडरस्टूड। जो मैग्नेट से जो फोर्स लगता है, इसलिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोला जाता है। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज ऑल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि आयरन फिलिंग्स पड़ी है, आयरन नेल पड़ी है, एक लोहे की कील पड़ी है टेबल पे, एक लोहे की कील पड़ी है, और यहाँ मैंने मैग्नेट रख दिया है थोड़ी पास पर। तो ये जैसे ही देखेगा आयरन का कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा होता है उसके बगल में, तो ये अट्रैक्ट कर लेता है, इसमें वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो हम इस केस में भी देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स लगता है, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, सो नेक्स्ट इन दिस the second force is electrostatic force. Now what is this? This we'll understand by this activity 11.7. Take a plastic straw. आप पहले पिक्चर देख लो क्या करा है। टेबल के नीचे हमने क्या करा है, हैंग करा है एक थ्रेड से या एक स्ट्रिंग से एक स्ट्रॉ को। ये क्या है, ये एक स्ट्रॉ है। इसको स्ट्रॉ को हमने हैंग कर दिया है
उसके बाद पढ़ते हैं, टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। एक हम प्लास्टिक स्ट्रॉ लेंगे, इस स्ट्रॉ को हम मिडिल से कट कर देंगे, इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, ऐसे ही 2 बन गए, इसके 2 स्ट्रॉस हो गए एक में से, हमने इसको कट करा जब। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। जैसे मैंने आपको बोला, इनमें से कोई भी एक जो आपने कट करा इक्वल हाफ्स में, उनमें से एक आप टांग दो, हैंग कर दो टेबल टॉप पर, मतलब उसके जस्ट नीचे एज पे उसके टांग दो, टेबल के एज पे। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। ब्रिंग द रब्ड एंड of the straw near the suspended straw. Make sure that the two pieces do not touch each other. What do you observe? तो हमको क्या करना है, वापस से पिक्चर देखिए, हमने जो 2 इक्वल हाफ्स में काटा है एक स्ट्रॉ को, तो एक हाफ ये था और दूसरा ये था, तो एक को तो हमने हैंग कर दिया थ्रेड से, इस तरीके से ये हैंग कर रहा है। लेकिन जो दूसरा पार्ट था उसको हमने क्या करा, अपने हाथ में पकड़ा। ये दूसरा पार्ट हमने हाथ में पकड़ा, लेकिन पकड़ने जैसे हमने इसको पकड़ा उसको हमने रब करा, एक पेपर से उसको हमने रब करा। अब जैसे ही रब करा, और क्या करा मैंने, रब करने के बाद मैं अपने इस स्ट्रॉ को दूसरे वाले स्ट्रॉ के थोड़ा सा पास लाने लगी। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, लेट्स रीड। नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रॉ विद अ शीट ऑफ पेपर। अब हमने पहले क्या करा, पहले वाले केस में हमने केवल एक स्ट्रॉ को रब किया, और जो लटक रहा है दो जो हैंग कर रहा था फर्स्ट नंबर वाला स्ट्रॉ उसके बगल में लेकर आए। लेकिन एक और हमने क्या करा, कुछ देर बाद हमने ट्राई करा कि हम दोनों ही स्ट्रॉ को रब करके देखते हैं। जो मेरे हाथ में था उसको भी रब करा, और जो हैंग करा हुआ था उसको भी, उसके फ्री एंड को जो नीचे की तरफ है उसको भी हमने रब करा। अगेन, ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वॉज रब्ड अर्लियर विथ पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब इस केस में भी आपको रब करके दोनों ही, पहले हमने एक ही स्ट्रॉ रब करके दूसरे वाले के बगल में लाए थे, अब दूसरे केस में हमने दोनों स्ट्रॉस रब करके वापस बगल में लाए। A straw is said to have acquired electrostatic charge. Electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper. Such a straw is an example of charged body. तो हमने क्या देखा, जैसे ही मैंने एक स्ट्रॉ रब करा था, जब ओनली जो मेरे हैंड में है, मैंने केवल उस स्ट्रॉ को रब करके जब मैं दूसरे वाले स्ट्रॉ के सामने लेकर आ रही थी, तो ये वाला स्ट्रॉ मेरे वाले स्ट्रॉ से टच करने लगा। दूर ही रखा था मैंने एकदम कॉन्टैक्ट में नहीं लाई थी। जैसे मैग्नेट अट्रैक्ट करता है ना अपनी तरफ, उस तरीके से ही मैंने इसको रब करा तो ये चार्ज हो गया। ये वाला स्ट्रॉ जब उसको मैंने रब करा वो चार्ज हो गया, तो इसलिए वो अट्रैक्ट करने लगा धीरे धीरे। लेकिन जब मैंने दोनों ही स्ट्रॉस को रब कर लिया, जो मेरे हाथ में स्ट्रॉ है उसको भी मैंने रब करा शीट ऑफ पेपर से, और जो हैंग करा हुआ है स्ट्रॉ इसको भी मैंने शीट ऑफ पेपर से रब करा, और उसके बाद जब मैं अपने वाले स्ट्रॉ को इस वाले स्ट्रॉ के सामने लेकर आई धीरे धीरे, तो ये दूर जाने लगा। ये वाला स्ट्रॉ थोड़ा सा दूर जाने लगा, आप देख सकते हो धीरे धीरे इट इज़ गेटिंग अवे, मूविंग अवे अ बिट। तो इसमें भी कोई कॉन्टैक्ट तो नहीं लगा, मैंने दूर ही रखा था थोड़ा स्ट्रॉ, लेकिन मोशन क्यों आ रहा है, मूवमेंट क्यों आ रहा है, रबिंग की वजह से, बिकॉज द बॉडी इज गेटिंग चार्ज्ड। वो चार्ज एक्वायर कर रही है बॉडी, जो कि जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है, स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एक्वायर कर लिया है स्ट्रॉ ने, जैसे ही उसको रब करा हमने शीट ऑफ पेपर से। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज्ड बॉडी। ऐसे जिस भी चीज़ को हम रब करेंगे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बालों पे स्केल रब करी, स्केल रब करते से आपने कुछ आपने बिट्स ऑफ पेपर काट के रखे, बिट्स ऑफ पेपर रखे हैं टेबल पे, एंड उस जैसे आपने रब करा स्केल और पेपर्स के सामने आप लेकर आए, तो वो पेपर उस पर स्टिक होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं, आपकी जो रूलर है उस स्केल पर चिपकने लगते हैं। ट्राई करके देखिएगा घर पे। तो एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे ही रब करते हो उस स्केल को, तो वो चार्ज हो जाती है, देयरफॉर वो दूसरे बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है। इस केस में भी सेम चीज़ हमने ऑब्जर्व करी। पढ़ते हैं एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, ये आपको अपनी अपनी बुक्स में अंडरलाइन करना है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ऐसा फोर्स जो कि कौन अप्लाई कर रहा है, एक चार्ज्ड बॉडी जिसको हमने रब करा है। चार्ज बॉडी किसको बोला गया है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने रब करा है और हम दूसरे ऑब्जेक्ट के पास उसको लेकर आ रहे हैं, चाहे ही भले ही सामने वाला जो ऑब्जेक्ट जिसके पास हम लेकर आ रहे हैं वो चार्ज्ड हो या फिर वो अनचार्ज्ड हो।
तो इस केस में जो फोर्स अप्लाई होता है, एक्सर्ट होता है चार्ज्ड बॉडी की वजह से, उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट. The electrostatic force therefore is another example of non-contact forces. You will learn more about electric charges in chapter 15. Electric charges के बारे में तो आप आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 15 में. तो ये आप आई थिंक समझ गए हो अच्छे से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, जब कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं. मतलब स्ट्रॉ को मैं टच नहीं कर रही हूँ, इस केस में थोड़ा सी दूरी पर ही रख रही हूँ, बट उसको रब करने की वजह से वो स्ट्रॉ चार्ज हो जा रहा है, उस वजह से वो दूसरे स्ट्रॉ को एक केस में अट्रैक्ट करा है और दूसरे केस में अपने से दूर कर रहा है, रिपेल कर रहा है. ओके, इधर लिखा भी है नीचे, एक्टिविटी के जस्ट नीचे, अ स्ट्रॉ रब्ड विथ पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर. अगर एक बार हम केवल एक ही स्ट्रॉ को रब करते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर दोनों ही स्ट्रॉ को हम रब कर देते हैं तो इस केस में रिपेल करेगा, दूर जाएगा, बिकॉज दोनों ही बॉडी में लाइक चार्जेस आ गए उस केस में, इसलिए रिपेल करता है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स. ये भी क्या है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. किस तरीके से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये नाम आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटी. आई एक्सप्लेन यू. फर्स्ट लेट्स रीड दिस. You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. आपने ये चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, आपके हाथ में कोई पेन है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज बुक है, कॉइन है, आपके हाथ से अगर वो स्लिप हो जाती है चीज़ तो वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आकर गिरती है. ऐसे नहीं कि वो उसी एरिया में रोटेट करती रहेगी या घूमती रहेगी, फ्लाई करती रहेगी, ऊपर चली जाएगी. नो, कहाँ आती है वो, अल्टीमेटली इट मूव डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द ग्राउंड. Leaves and fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. Have you ever wondered why it is so? आपने ये भी देखा होगा, कभी एप्पल गिरता है पेड़ से या फिर कोई भी ऐसा फ्रूट है या फिर लीव्स हैं किसी भी प्लांट की, फ्लावर की, जब वो गिरती हैं तो वो ग्राउंड पे गिरती हैं, ऊपर क्यों नहीं जाती, वो सीधे नीचे ही गिरती हैं. आपने कभी सोचा है इस बारे में? When the coin is held in your hand, it is at the rest position. जब कॉइन आपके हाथ में है तो स्टेशनरी पोजिशन में, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गिरता है तो वो मोशन में होता है, ग्राउंड उसको अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, तभी वो नीचे जाके गिरता है. एज सून एज इट इज़ रियलाइज्ड, एज सून एज इट इज़ रिलीज्ड, उसे छोड़ा जाता है कॉइन को, जैसे ही इट बिगिन्स टू मूव डाउनवर्ड्स, इट इज़ क्लियर दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द कॉइन अंडरगोज अ चेंज. इससे मुझे पता चलता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है, मीन्स रेस्ट पोजिशन से कॉइन क्या हो गया, स्टेशनरी पोजिशन से कॉइन क्या हो गया, मोशन में आ गया, मीन्स स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हुआ. कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? विच इज़ दिस फोर्स? तो मैंने कोई अपने हाथ से तो मैंने उसको कोई ऐसा फोर्स अप्लाई नहीं करा, या फिर नीचे की तरफ तो मैंने उसको फेंका नहीं, जस्ट मेरे हैंड से स्लिप हुआ और वो नीचे की तरफ खुद ही गया. तो क्या कोई फोर्स अप्लाई कर रही हूँ मैं इस पर, या फिर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है जो कि ऐसा फोर्स है जिस पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम. सारे ही ऑब्जेक्ट ज़मीन पर क्यों गिरते हैं? सपोज आपने एक एप्पल थ्रो करा ऊपर, या फिर आपने एक कॉइन थ्रो करा ऊपर टॉस करने के लिए. जब आप कॉइन थ्रो करते हो तो इस पे मतलब ऐसे उड़ता क्यों नहीं रहता हवा में, या फिर स्काई में क्यों नहीं चले जाता, वो अल्टीमेटली नीचे क्यों आता है? बिकॉज अर्थ हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी. अर्थ की प्रॉपर्टी होती है ग्रेविटी, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, पुल करती है, तभी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं नीचे आकर गिरते हैं. दिस इज़ द ओनली रीज़न वी कैन वॉक ऑन द ग्राउंड. यही रीज़न है कि हम वॉक कर सकते हैं ग्राउंड पे, ग्रेविटी की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल है. तो इस फोर्स को बोला जाता है, दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और हम कुछ ये भी बोल सकते हैं हम इसे, और जस्ट ग्रेविटी. दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स. ये कैसा फोर्स है? अपने आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का. ग्राउंड या अर्थ अपनी तरफ ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स. फोर्स ऑफ ग्रेविटी सारे ही ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है, सारे ही ऑब्जेक्ट्स पे लगता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट आर बीइंग अवेयर ऑफ इट. फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमेशा 24/7 हमारे ऊपर काम करता है, भले ही हम स्लीपिंग मोड में हों, हम सो रहे हों, तो भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है. तभी हम बेड पर सो रहे होते हैं, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसकी वजह से हम एक पोजीशन पे स्टेबल हैं. अंडरस्टूड?
water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in the rivers flows downwards due to the force of gravity. हम कोई भी टैप ओपन करते हैं या फिर आप स्ट्रीम्स देखते होगे, वाटरफॉल देखते होगे, तो वाटरफॉल सीधे नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ तो नहीं आता. पानी नीचे की तरफ बहता है बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट जो भी प्रेजेंट है इस अर्थ पे, सारे ही ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ ग्राउंड क्या करता है, खींचता है. देयर इज अ अट्रैक्शन या फिर पुल करता है अपनी तरफ, जिसे बोला जाता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Let's read this yellow box. Gravity is not a property of the earth alone. In fact, every object in the universe, whether small or large, exerts a force on every other object. This force is known as gravitational force. ग्रेविटी नहीं केवल प्रॉपर्टी है, मतलब केवल अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं सबकी ही प्रॉपर्टी है. एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, भले ही स्मॉल हो ऑब्जेक्ट या फिर लार्ज हो, सबकी ही प्रॉपर्टी है. जैसे कि आपको ये चीज़ पता है कि जो हमारा सोलार सिस्टम है, तो वो हमें ऐसा तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर कोई लाइन बनी हुई है जिस पे ये प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, ऐसा नहीं है. वो तो हम उसको एक्सेस बोलते हैं, या फिर जिस ऑर्बिट में चलते हैं. अंडरस्टूड. ये भी क्यों है, एक ही उसमें चलते हैं, एक दूसरे से अगर नहीं होती ना ग्रेविटी, तो ये आपस में प्लैनेट्स एक दूसरे से टकरा सकते थे. बट ग्रेविटी की वजह से ही सब अपनी अपनी ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं, अपनी अपने एक्सेस में होते हैं सब के सब. एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन होता है, सब अपने उसमें ही चलते हैं बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके, सो ये सब चीज़ें किस वजह से होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. ग्रेविटी में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो दूसरे चीज़ के कॉन्टैक्ट में आकर दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, बट विदाउट the contact all this is happening, therefore it is also a non contact force. Understood. तो आज हमने 3 फोर्सेस पढ़े. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर ही थे मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ओके स्टूडेंट्स, तो वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रेशर है, बट ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. टिल देन अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, यू हैव टू रीड इट अगेन. ओके, thank you.